कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज भी हम लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। केले की G9 प्रजाति के महत्व और रोपण पर जानकारी। बर्बरी नस्ल की बकरी के पालन और देखरेख पर जानकारी। फलों के अंतर्गत केले की अगर बात की जाए तो इनकी G9 प्रजाति किसानों में बहुत प्रचलित है। जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं उन्हें सामान्य प्रजातियों की तुलना में अधिक उपज प्राप्त होती है, साथ ही लाभ भी। किसान भाइयों, अगर आप भी केले की G9 प्रजाति के बारे में जानकर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं लखनऊ और मिलवाते हैं वहां के बायोटेक फार्म के बागवानी अधिकारी आरपी शर्मा। यहाँ पर हम टिश्यू कल्चर केले की काफ़ी पैदावार करते हैं और ये यूपी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। लगभग हम यहाँ पर प्रति वर्ष 20-22 लाख पौधे बना लेते हैं। ये वैरायटी है इजराइल की, वैरायटी का नाम है ग्रैंड नैन G9। इस वैरायटी में खास बात यह है कि ये किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। बनाने का तरीका यह है कि हम मदर टिश्यू वहाँ से इजराइल से ले गए और प्रयोगशाला में उसको हमने काफ़ी मल्टीप्लाई कर लेते बोतल के अंदर। दैन बोतल के बाद में हम यहाँ पर इसमें प्रो ट्रे में इसको लाते हैं। प्रो ट्रे में जाने का तरीका यह है कि इसमें वो कोकोपिट पड़ा हुआ है और जो स्टलाइज है वहाँ पर हम उसको छेद करके डाल देते हैं और ये लगभग 45 दिन यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में ये नेट हाउस में चला जाएगा जहाँ पर हम उसमें थैलियों में मिक्सचर और गोबर उसकी वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर भर देंगे। वहाँ पर भी 45 दिन कम से कम होना ज़रूरी है। तो ये पौधा रोग रहित होता है। टिश्यू कल्चर का मतलब है कि रोग रहित पौधा। रोग क्या होते हैं केले में? ज़्यादातर बैक्टीरिया, फंगल और वायरस, ये तीनों नहीं होते। हाँ, ये जब तक ये फील्ड में जाएगा जिस दिन वहाँ तक ये बिल्कुल निरोग है, कोई रोग नहीं इसमें। अब ये फील्ड में जब लग जाएगा तो इसमें कुछ और कीट येलो बीटल लग सकता है, कीड़े लग सकते हैं और कोई भी खास बीमारी इसमें बिल्कुल लगती। और ये करीब 10 महीने में फूल आ जाता है और 14 महीने की फसल है। ये किसानों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी है और इसको जो है किसानों को हम काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी शिक्षा वो दे रहे हैं, तकनीकी जानकारी दे रहे हैं। कई जगह पर हमने इसके समूह भी बनवाए हैं। जैसे हमने लखीमपुर में किसानों के समूह बनाए हैं जहाँ पर हमने लगभग 5 लाख नेट कोट दिए हैं। और सबसे अच्छी बात है बायोटेक पार्क धीरे धीरे केले की खेती भी जैविक पद्धति से करा रहा है। मतलब कम से कम उनको कहा है कि आप रासायनिक खाद उपयोग में लाए और हमको सफलता मिल रही है। 5 लाख पौधों में अभी हमने जो इस वर्ष वहाँ पर लगाए
लखीमपुर में लगभग 1% तक 1% मोर्टलिटी हुआ, जो कि न के बराबर है। और अगर वही जगह हम वो रासायनिक पद्धति से लगाते थे तो करीब करीब 20% तक उसमें मोर्टलिटी आती थी। सबसे पहले आप अपने खेत की अच्छी तरह तैयारी करें, और तैयारी करने का मतलब है कि कम से कम उसमें जितने भी खरपतवार हैं वो उसको निकाल दें, अच्छी तरह जुताई करें। इसके लिए सबसे अच्छा यह है कि ऐसे खेत का चयन करें जिसमें लगभग कम से कम घास फूस खरपतवार हो। इसके लिए आप जब अच्छी तरह का आपका फील्ड तैयार हो जाए, खेत तैयार हो जाए, तब उसकी अच्छी तरह से उसको लेबल कर दें, पाटा लगा दें और उसमें गड्ढे बनाने की तैयारी करें। गड्ढे बनाने के लिए जो पौधे से पौधे की दूरी होगी वो 6 फीट होगी और लाइन से लाइन की दूरी भी 6 फीट होगी। कुछ किसान भाई अब मजदूरी से मजदूर कम मिलते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं कि पौधे से लाइन की दूरी वो करीब 7 फीट रखते हैं, जिससे वो कल्टीवेटर से जुताई कर लेते हैं। ये एक अच्छी बात है, जिससे कि कम से कम मजदूरी लगे और लाभ उनको ज़्यादा हो। इसका 1 गुणा 1 का फीट का गड्ढा बनाया। गड्ढे के लिए अब उसमें उर्वरक डालना है, उर्वरक की तैयारी करेंगे। उर्वरक के लिए केले की खेती के लिए बहुत जरूरी होता है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। अब गोबर खाद कैसा होना चाहिए? गोबर खाद सड़ा होना चाहिए। अगर कच्चा गोबर डालेंगे तो उसमें दीमक लग सकती है और निमेटोड वगैरह भी आ सकते हैं। मैंने मैं बताना चाहता हूं कि जैविक पद्धति से अगर करना है उसमें उनको लाभ भी होगा। मैं जैविक पद्धति के तरफ इसलिए झुकाव कर रहा हूं कि लगभग DAP भी, डाया भी, जो लगभग 1200-1300 रुपये का एक बोरा आता है। अगर मेरे भाई किसान भाई इतना कर लें कि 1 एकड़ में पौधे लगते हैं 1250, 1 एकड़ के लिए वो कम से कम 1 ट्राली गोबर की खाद का इंतजाम करें जो सड़ी हुई हो। उसमें आप उस ट्राली के उस गोबर खाद के 2 हिस्से करें और 2 भागों में बांट लें। उसमें लगभग 2 किलो ट्राइकोडर्मा डालें और 8 किलो PSB डालें, फास्फोरस सोलेबल बैक्टीरिया। पहले मैंने बताया ट्राइकोडर्मा डालें। ट्राइकोडर्मा जो है फफूंदी नाशक होता है। अगर कहीं पर हमारी मिट्टी में फफूंदी के स्पोर हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इससे आगे उसमें डालेंगे कम से कम 3 किलो पोटाश डालना चाहिए, वो भी जैविक, और 4 किलो एजिटोबैक्टर। अगर हमको यह देखना है कि उसमें हमने उसकी मेंथा की खेती की है तो कम से कम उसमें सूडोमोनास भी 4 किलो डालें, जाके इसके निमेटोड वगैरह जो बहुत अधिक पैदा हो गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और कीड़े मकोड़े भी उसके अंदर, सॉइल के अंदर जो कीड़े मकोड़े वो मर जाएंगे। इतना करने के बाद में आप उसको रख लीजिए और उस खाद को ढककर किसी भी काली पन्नी से ढक कर रख दें। कम से कम 2 रात के बाद ही उसको जो है गड्ढों में आधा खाद और आधा मिट्टी भर के पूरा भर दें उसे गड्ढों में। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो 1 रात पौधों को रोक लें और उसको जो है पौधों को रोपण करें। जिस दिन जब पौधों को रोपण करना होता था उसमें पहले हमने मिट्टी और गड्ढे से उसे खाद से पूरे गड्ढे भर दिए, और जब रोपण करना होता है छोटा सा गड्ढा जितना हमारी साइज की थैली होता है उतने गड्ढा बनाए और थैली को ब्लेड से काटें और पौधे को रोपण कर दें। जिस दिन पौधे को रोपण करें उस दिन आप ट्यूबवेल से पानी ना दें, बल्कि जग से या लोटे से पानी दें, थोड़ा ही पानी देना। उसके 3-4 दिन बाद में आप ट्यूबवेल से पानी दे देंगे तो कोई फायदा ही होगा। जब 2 बारिश हो जाएं तभी इसके केलों के पौधों का रोपण करना चाहिए। वो इसका मतलब ये है कि केले के लिए कम से कम 60-70% वो होना चाहिए, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और जब हम पौधे का रोपण करें 5% 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएंगे, यानी 15 लीटर की टंकी में 75 ग्राम ट्राइकोडर्मा पड़ेगा। उसका स्प्रे जरूर करेंगे। ये प्रक्रिया हम जो है 7 दिन बाद फिर रिपीट करेंगे। इस पद्धति से अगर हम चलेंगे तो कोई भी पौधा की मोर्टलिटी नहीं होगा, पौधा बहुत अच्छा चलेगा। यह ध्यान रहे किसान भाइयों की पौधे का रोपण हम हमेशा 4 बजे बाद ही करेंगे, चाहे हमारे कई दिन में पौधे लगें, लेकिन थोड़े थोड़े करके हम जो है शाम ही को पौधे लगाएंगे। ये फसल बहुत अच्छी है किसानों के लिए। लगभग 1 एकड़ में हमारे किसान लगभग 2 से 2.5 लाख प्रति एकड़ नेट प्रॉफिट नकद वो जो है लाभ ले लेते हैं।
ये कुछ आवश्यक जानकारी है जो आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे और आपको जब बड़ा हो जाए 10 महीने बाद फूल आएगा उसके अंदर और 14 महीने बाद फसल कट जाएगी तो बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। कृषि से व्यवसायों के अंतर्गत अगर बकरी पालन की बात की जाए तो इस व्यवसाय को लघु और सीमांत किसानों के साथ साथ बड़े किसान भी व्यावसायिक स्तर पर अपना रहे हैं। अतः हमारे जो किसान भाई बर्बरी नस्ल की बकरी का पालन कर रहे हैं तो इनसे आशातीत लाभ कैसे प्राप्त करें और इस नस्ल के पालन में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से। बकरी पालन व्यवसाय के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे रहा हूँ और इस जानकारी को ग्रहण करके आप बकरी पालन व्यवसाय करके आप अपनी अतिरिक्त आमदनी जो खेती बाड़ी कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं उससे जो है अलग हट करके इससे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालन अपने देश में बहुत पहले से किया जा रहा है। अब आज थोड़ा सा बेरोजगारी को देखते हुए इसको व्यवसाय के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। बकरी पालन छोटे से छोटे वर्ग के लोग या बड़े से बड़े वर्ग के लोग कर सकते हैं। जिनके पास कम पूंजी है वो भी कर सकते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है या पैसा नहीं है वो भी कर सकते हैं। बकरियों की तमाम नस्लें जो है पाली जाती हैं, जिसमें बर्बरी नस्ल की बकरी है, जमुनापारी है, बीटल नस्ल की बकरी है, ब्लैक बंगाल है या सिरोही नस्ल की बकरियां पाली जा सकती हैं। अब चूँकि बकरियां चराई पसंद जानवर हैं, इनके चराई की व्यवस्था जो है अगर अच्छी है तब जो है कोई किसी भी प्रकार की बकरी की नस्ल पाली जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास चराई की सुविधा नहीं है, आप अपने घर पर रख करके जो है बकरियों को शेड के अंदर या आवास गृह में रख करके बकरी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है बर्बरी नस्ल की बकरी सबसे अच्छी है, जो स्टॉल फीडिंग के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए इनके सबसे पहले इनकी नस्ल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये बर्बरी नस्ल की बकरी छोटे कद की होती है और इनके शरीर पर सफ़ेद और भूरे रंग की चिपकियाँ पाई जाती हैं। इनके कान छोटे छोटे होते हैं और एक बार में जो है 2 बच्चे देती है। करीब 12 से 13 महीने के अंदर 2 बार ये बच्चा देती हैं। इनका गर्भकाल 150 दिन का होता है। 150 दिन के बाद ये पुनः बच्चा जब बच्चा देती हैं और इनके रहन सहन की व्यवस्था थोड़ा सा जो है अच्छे ढंग से करना चाहिए। जब भी इनका शेड बनाएं तो पूरब से पश्चिम दिशा में लंबाई में बनाएं और इनका शेड खासतौर से छत जो होती है वो पक्की बनाई जाती है एस्बेस्टस शीट से, जिसको सीमेंट की चादर भी कहते हैं। और गांव में अगर ये व्यवस्था पैसे की कमी के कारण नहीं हो सकती है तो छप्पर के नीचे इनको आसानी के साथ पाला जा सकता है। इनका घर जब भी बनाएं अच्छी हवा का आवागमन अच्छा होना चाहिए, जिससे गर्मी में इनको रहने में कोई दिक्कत ना हो। इनके खिलाई पिलाई के लिए आप हरे चारे की व्यवस्था पूरे साल करें। सीजन वाइज जैसे खरीफ सीजन में आप एमपी चरी या सूडान चरी के साथ लोबिया मिला करके बो सकते हैं। रबी की सीजन में बरसीम और जई मिला करके बो सकते हैं। वैसे अगर आपके पास थोड़ी बेकार ज़मीन पड़ी हुई है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है, तो कुछ उसमें जंगली जलेबी भी लगा सकते हैं। सहतूत के पौधे लगा दीजिए या गूलर के पौधे लगा दीजिए, जिससे उनकी पत्तियां खा करके जो है ये बकरियां अपना पेट भर सकती हैं। बरसात की सीजन में सूब बबूल भी जो है शेड के किनारे किनारे लगाए जा सकते हैं या जो बेकार ज़मीन पड़ी हुई है उसके किनारे किनारे लगा करके इनके लिए चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। अब इनको अगर स्टॉल फीडिंग में आपको रखना है, बकरियों को खिलाई की व्यवस्था करनी है, तो आप गेहूं का सूखा भूसा थोड़ा देर पानी में डाल दीजिए और उसके बाद
जिससे उसकी धूल मिट्टी नीचे बैठ जाती है पानी में और भूसा भीग करके मुलायम हो जाता है। इसके बाद पानी से भूसा निकाल करके थोड़ी देर बाहर फैला दीजिए, जिससे वो भूसा अच्छी तरह से जो है हल्का सूख जाता है। और उसमें चूनी चोकर मिलाने के पश्चात बकरियों को जो है नाद में छोटी छोटी नाद बना लेना चाहिए और उस नाद में डाल देना चाहिए जिसमें चूनी चोकर भूसे में मिलाए हुए हैं। तो बकरियां अपना पेट उस आहार को खा करके भर लेती हैं। और शेड के अंदर जो है इनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना चाहिए, जिसमें प्रतिदिन बर्तन को साफ करने के बाद स्वच्छ और ताज़ा पानी प्रतिदिन भरना चाहिए। इनके थोड़ा सा जो है रोग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बकरियों में मुख्य रूप से खुरपका मुफका हो जाता है या गला घोटू हो सकता है या कभी कभी संक्रामक गर्भपात हो जाता है। ख़ास तौर से बरसात की सीज़न में और इधर ठंडी की सीज़न में इसमें एक महामारी बकरियों में पाई जाती है, जिसको PPR बीमारी कहते हैं। ये बकरियों की प्रमुख बीमारी है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने जो राजकीय पशु चिकित्सालय हैं वहाँ के पशु चिकित्सक से संपर्क करके इनका टीकाकरण जो है बरसात शुरू होने से पहले करवा ले तो बहुत अच्छा होता है। इनको मरने से बचाया जा सकता है। और इनमें ख़ास तौर से पेट के अंदर के कीड़े जो होते हैं, इसके लिए कृमिनाशक दवा समय समय पर पिलाते रहना चाहिए। और इनमें छोटे छोटे जो बच्चे इनके होते हैं इनको जूं इनमें पड़ जाती है, जिससे इनका खून जो है ये जूं चूसते रहते हैं और बच्चे कमज़ोर होने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है ब्यूटाक्स दवा 1 से 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके और इनको अच्छी प्रकार से मुंह को छोड़ करके बाकी पूरे शरीर को अच्छी प्रकार से धुल देना चाहिए, जिससे जो है ये जूं समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से इनका जो पेट के अंदर के कीड़े हैं, कृमि हैं, उनका नियंत्रण किया जा सकता है। और ये ब्यूटाक्स से जो है बाहर के कीट हैं, चाहे वो जूं पड़ जाती हो या कभी कभी चपटी वगैरह किलनी वगैरह लग जाती हो, तो उसका नियंत्रण किया जा सकता है। और थोड़ा सा साफ सफाई के बारे में पशुपालक भाई, जो बकरी पालक भाई हैं, वो विशेष ध्यान दें, क्योंकि इनका प्रतिदिन फर्श की सफाई करना चाहिए। जो ये पेशाब वगैरह करती हैं उसको अगर पक्की फर्श है तो पानी डाल करके अच्छी ढंग से धुल देना चाहिए। इस प्रकार से जो है बकरियों को हम सुरक्षित रख सकते हैं दस्त से और इनसे लाभ कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। पॉली हाउस में झरबेरा की खेती में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में झरबेरा की खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है। अतः हमारे जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती कर रखी है, वो उससे अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए इस समय इसमें कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं उधम सिंह जिले के महाराजपुर ग्राम के एक प्रगतिशील किसान कृष्णदेव ठकराल। हम लोग झरबेरा के पॉली हाउस में खड़े हैं, जो कि अपने दूसरे साल में प्रवेश कर रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ झरबेरा की बेड हैं और उस पे जो है फूल भी खिले हुए हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तापमान कम हो रहा है, तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है इसकी सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई के बारे में किसान भाइयों, जितना गर्मी में हम पानी इसको लगाते थे, अब जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर तापमान यदि कम होता है तो हमें पानी कम लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए
दिन में देखना पड़ेगा किसान भाइयों के पत्तियां इसकी यदि मुरझाती हैं तो पानी हमको आवश्यकता अनुसार बढ़ाना पड़ेगा, और अगर पत्तियां नहीं मुरझाती हैं तो जितना पानी दे रहे हैं उतना ही देना पड़ेगा, या और लगता है ज़्यादा पानी है तो हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी के साथ भी कई बीमारियां और कीड़े जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो किसान भाइयों, ये तो पानी की बात रही। उसके बाद जो मेन इस समय कीड़े बीमारी की बात आती है, तो कीड़ा जो लगता है वो माइट, छोटी चींटी जिसको बोलते हैं। तो माइट में क्या है, पत्ते अंदर की तरफ मुड़ते हैं और सतह खुरदुरी हो जाती है, एक बराबर क्लोरोफिल उसमें नहीं रहता। तो माइट जब लगती है तो पत्तियां डी शेप हो जाती हैं और फूल की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं रहती। फूल में कई जगह बदरंगे धब्बे से आ जाते हैं जिसको बाजार में नहीं लिया जाता। तो माइट के लिए किसान भाइयों एक दवा आती है एबासिन, वो 300 लीटर में 1 लीटर घोल के आप उसका स्प्रे करें तो इससे माइट भी कंट्रोल हो जाती है और थ्रिप्स भी कंट्रोल हो जाती है। वैसे यदि थ्रिप्स है तो उसमें पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, बाकी लक्षण वही रहते हैं माइट वाले। तो इसमें एमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है जो आधा ml 1 लीटर पानी में मिला के आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक सूंडी लगती है जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, फूल को भी काट देती है, पत्तों को भी काट देती है। तो उसके लिए दवा आती है कोराजन। ये दवा जो है 1 ml 3 ml में डाल के मिला के, घोल मिला के इसका कर सकते हैं। इस दवा की खासियत ये है कि ये सेफ है और बहुत लंबे समय तक इसका असर रहता है, 1-1.5 महीने तक इसका असर रहता है। किसान भाइयों, उसके बाद इसकी गुड़ाई, निराई, खरपतवार समय समय पे निकालते रहें। जो नीचे के पुराने पत्ते हो गए हैं, जो पक गए हैं, पत्ते सड़ने लग गए हैं, उनको निकालते रहें। और इसके अलावा हमारा जो है प्रबंधन जो है खाद का, यदि सही सलामत चलता रहे। इस समय इसको बोरान की विशेष आवश्यकता होती है क्योंकि फूल खिलते हैं, तो बोरान की कमी नहीं आनी चाहिए। बोरान की कमी में फूल जो हैं वो विशेष तरह के हो जाते हैं, अजीब प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें उसमें चमक नहीं रहती है। तो बोरान का हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा देखना चाहिए यदि पत्तियां हमारी पूरी ग्रोथ नहीं ले रही हैं, क्योंकि पत्तियां ग्रोथ लेंगी तभी उसमें अच्छा फूल निकलेगा, और हर 4 पत्तियों के बाद एक फूल निकलता है। तो इसके बाद जो है NPK का भी विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए। और आगे जैसे त्योहारों का सीजन आ रहा है, नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र के बाद दिवाली का सीजन आ रहा है, तो किसान भाइयों यदि इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो हम बहुत कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बनाला चमोली के दिवेश कुमार ने। आपने राजमा की खेती पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम बात करेंगे राजमा की वैज्ञानिक खेती की। इसकी हरी फलियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। भूमि व भूमि की तैयारी। राजमा की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त गहरी बलुई दोमट या दोमट भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 6.0 के बीच हो वो उपयुक्त मानी जाती है। जल ठहराव की अवस्था इस फसल के लिए अति हानिकारक होती है। यदि खेत में नमी की कमी हो तो बोने से पहले पलेवा कर देना चाहिए। बुआई के समय खेत में बीज के अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना अति आवश्यक है। बुआई से पूर्व भूमि की अच्छी तरह जुताई व पाटा लगाकर तैयार कर लेना चाहिए। राजमा की उन्नतशील किस्में हैं स्वर्णलता, केंटू की वंडर, पूसा हिमलता। बीज की मात्रा। झाड़ीनुमा किस्मों के लिए 80 से 90 किलोग्राम तथा लता युक्त किस्मों के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। बीजोपचार। बीज जनित रोगों से बचाने के लिए 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज टान या थीरम फफूंदीनाशी से बुआई से पहले बीज को अच्छी तरह उपचारित करके बोना चाहिए।
खाद एवं उर्वरक। दलहनी फसल होने के बाद भी इसकी जड़ों में वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्रित करने वाली ग्रंथियां अन्य दलहनी सब्जियों के तुलना में कम मात्रा में बनती है, जिसके कारण अपेक्षाकृत खाद एवं उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है। अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद बुआई के 15 दिनों पहले 144 किलोग्राम यूरिया, 260 किलोग्राम सुपर फास्फेट सिंगल तथा 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। यूरिया की आधी मात्रा, सुपर फास्फेट सिंगल तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा आधारीय खुराक के रूप में बुआई के समय तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा फूल आने की अवस्था में देना चाहिए। बीज की बुआई तथा दूरी। बीज की बुआई समतल खेत में या उठी हुई मेड़ों या क्यारियों में करते हैं। झाड़ीनुमा किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। लता युक्त चढ़ने वाले किस्मों के लिए 75 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 25 से 30 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं। बीजों की बुआई 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना उपयुक्त होता है। अंतः सस्य क्रियाएं। परीक्षणों के आधार पर पाया गया है कि फसल की प्रारंभिक अवस्था में एक निराई या गुड़ाई करने के पश्चात बढ़वार व पैदावार में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सिंचाई। बीज अंकुरण के लिए बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। पौधों की अच्छी बढ़वार व पैदावार के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यह फसल मृदा नमी के प्रति अति संवेदनशील है, अतः मृदा की नमी को ध्यान में रखते हुए नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। प्रमुख कीट। तने की मक्खी। यह राजमा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कीट है। इस कीट की चिड़ियां पत्तियों के अंदर घुसकर सुरंग बनाते हुए पर्णवृंत तथा तने में पहुंचकर पौधे को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। प्रबंधन। क्यूनाल फास 0.05% का घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रमुख रोग। श्याम व्रण। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम फलियों, बीज, पलकों व तनों पर काले रंग के धंसे चोट जनित धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। गंभीर रूप से प्रभावित पौधों के तने टूट जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है। प्रबंधन। बीज को डाइथेनजिड 78 से उपचारित करें। कार्बेंडाजिम दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें। गोल्डन मोज़ेक वायरस। इस रोग का वायरस विषाणु सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के बिखरे हुए धब्बों के रूप में प्रकट होकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। पत्तियों में हरित लवक आंशिक रूप से या पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। प्रबंधन। सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए मोनोक्रोटोफास या मेटासिस्टाक्स दवा की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या इमिडाक्लोरोपिड दवा की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।